Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs revision of head and neck gross anatomy. तो सबसे पहले वीडियो के साइज को फुल स्क्रीन पे कर लेना और वीडियो की रेजोल्यूशन को ऊपर 480p पे कर लेना ताकि आपको वीडियो के स्टेटमेंट और इसके ऑप्शंस नज़र आ सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 से। तो MCQ नंबर 1 में यूवुला की डेविएशन दिखाई हुई है और एसिमेट्री इन द एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक हो गया, यानी राइट साइड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट उसकी सैगिंग दिखाई हुई है। तो वो बता रहे कि किस नर्व के डैमेज होने जाने की वजह से ऐसा होता है। तो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स मैंने आपको पहले बताए थे 5 होते हैं: टेंसर विलाई पैलेटिनी, लिवेटर विलाई पैलेटिनी, मस्कुलस यूवुलस, प्लैटोग्लोसस एंड द प्लैटोफरेंजियस। इनमें से एक मसल ऐसा होता है जो टंग के साथ होगा, उसको बोलेंगे प्लैटोग्लोसस। इसमें से एक मसल ऐसा है जो फेरेंजियल प्लेक्सस से नर्व सप्लाई नहीं लेगा, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, टेंसर विलाई पैलेटिनी। टेंसर विलाई पैलेटिनी को सप्लाई करने वाली है नर्व टू मिडल टेराकॉइड। नर्व टू मिडल टेराकॉइड आती है मैंडिबुलर नर्व से, मैंडिबुलर नर्व के भी मेन पार्ट से। इनको सप्लाई करने वाला फेरेंजियल प्लेक्सस था। फेरेंजियल प्लेक्सस मिडल कॉन्स्ट्रक्टर मसल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। ये फेरेंजियल प्लेक्सस 3 चीज़ों से बनता है। पहला तो वेगस नर्व, वेगस नर्व की फेरेंजियल ब्रांच, स्पेसिफिकली ये फेरेंजियल ब्रांच असल में क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व से आती है। दूसरा होगा फेरेंजियल ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और तीसरा होगा फेरेंजियल ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, यानी सिंपैथेटिक और 2 क्रेनियल नर्व से आते हैं। मोटर फाइबर इसके अंदर, इस प्लेक्सस के अंदर वो आते हैं वेगस की वजह से, फेरेंजियल ब्रांचेस की वजह से, जबकि जो सेंसरी फाइबर है वो डिराइव होते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की फेरेंजियल ब्रांच। मतलब इस प्लेक्सस में जो सेंसरी है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल और जो मोटर है वो है वेगस की फेरेंजियल ब्रांच। यानी जो फेरेंजियल ब्रांच है ग्लॉसोफेरेंजियल की, इसने फायरिंग्स के तमाम पार्ट को सप्लाई करना है। इसके साथ जो नेजोफायरिंग्स का एंटीरियर और सुपीरियर पार्ट, उसकी इनर्वेशन आएगी मैक्सिलरी नर्व से। और जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल जो को सप्लाई करने वाली नर्व होती है टॉन्सिलर प्लेक्सस ऑफ नर्व, और ये टॉन्सिलर प्लेक्सस ऑफ नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व की वजह से बनता है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब यहाँ पे किस नर्व के लियन की वजह से हुआ है? जब वेगस नर्व के लियन होती हैं तो हमें सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है। जब सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है तो फिर यूवुला यानी मस्कुलस यूवुलस की भी पैरालिसिस देखने को मिलेगी। जब मस्कुलस यूवुलस की पैरालिसिस होती है तो फिर यह होता है कि पैलेट की डिप्रेशन होती है, मतलब पैलेट को उस सेम साइड के ऊपर एलिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसके साथ पैलेट कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर यानी नॉर्मल साइड के ऊपर डेविएट कर जाएगा। ये ऑपोजिट होता है टंग से। अगर टंग के मसल्स की पैरालिसिस होती है, स्पेसिफिकली जीनियोग्लोसिस, तो फिर टंग डेविएट करती है इप्सिलैटरल साइड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्ट पैलेट डेविएट करेगा कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर डेविएशन देखने को मिलती है। अब कॉन्ट्रालैटरल साइड पे है, मतलब नॉर्मल साइड पे है, तो यहाँ पर लियन देखने को मिलेगा राइट वेगस नर्व में। राइट वेगस नर्व की वजह से ये लियन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट की सैगिंग देखने को मिलेगी। मतलब सॉफ्ट पैलेट का जो आर्च होता है वो ड्रॉप कर जाएगा, उसके साथ यूवुला कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर डेविएट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड का मस्कुलस यूवुलस को अपोज करने वाला कोई मसल बाकी नहीं रहा, तो अनअपोज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। इसके साथ साथ और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं वेगस नर्व के लियन की वजह से? तो डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है क्योंकि फाइनेंशियल मसल्स की पैरालिसिस हो रही है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग जिसको बोलते हैं। इसके साथ नेजल रिगर्गिटेशन क्योंकि स्वेलिंग रिफ्लेक्स सही तरह नहीं हो पा रहा, स्वेलिंग रिफ्लेक्स नहीं सही तरह हो पा रहा। अब यहाँ पे बताता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करती है, उसका नाम है स्टाइलोफेरेंजियस, जो कि फेरेंजियल मसल है। लेकिन ये किसी सॉफ्ट पैलेट के मसल को सप्लाई नहीं करती, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की लियन की वजह से सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन और कॉन्ट्रालैटरल डेविएशन ऑफ यूवुला नहीं होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे बताता है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व टंग के मसल को सप्लाई करती है, और अगर हाइपोग्लॉसल नर्व के लियन होती है तो फिर टंग इप्सिलैटरल साइड के ऊपर डेविएट कर जाती है। मतलब जिस साइड पे लियन होगी उसी साइड के ऊपर टंग डेविएट कर जाएगी, क्योंकि अनअपोज्ड जीनियोग्लोसिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब हम देख लेते हैं सेकेंड MCQ। 59-year-old मैन वेंट टू डॉक्टर क्लोज टू राइट आई। इसके साथ उसको सिमेट्री स्माइल में देखने को मिलती है। तो फिर आप इस डायग्राम में देखना कि इस डायग्राम में जो स्माइल करने को कहा गया, तो पेशेंट ने जो स्माइल किया तो वो एसिमेट्रिकल था। मतलब मसल और फेशियल एक्सप्रेशन इनके पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। तो फिर कौन सी नर्व होती है जो मसल और फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है? वो है फेशियल नर्व। कौन सी नर्व होगी? फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व का मेन ट्रंक होता है, मेन पार्ट होता है, वो कहाँ से निकलता है? स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से। स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से एक और
आर्टरी भी पास करती है, उसका नाम है स्टाइलोमास्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो ये भी पास करती है ऐसी फोरामेन से। फिर स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से होने के बाद ये कहाँ पे आएगा, ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर आ जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर और स्ट्रक्चर्स भी होंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन होगी, पैरोटिड लिम्फ नोड्स होगी, ये भी होंगे। जब ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाएगी तो फिर ये फेशियल नर्व 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी। असल में एक प्लेक्सस बनाती है, उस प्लेक्सस को बोलते हैं प्रोस्टैटिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, सॉरी, पैरोटिड प्लेक्सस। प्रोस्टैटिक प्लेक्सस तो प्रोस्टेट का होगा। पैरोटिड प्लेक्सस से 2 स्पेसिफिक नर्व निकलती है पहले। एक को बोलते हैं हम टेम्पोरोफेशियल और दूसरे को बोलते हैं सर्वाइकोफेशियल। टेम्पोरोफेशियल से मजीद 2 ब्रांचेस निकलती है, टेम्पोरल और ज़ाइगोमैटिक ब्रांच। फिर दूसरी निकलती है सर्वाइकोफेशियल, जो बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। अब जो टेम्पोरल ब्रांचेस है, इसने किन किन मसल्स को सप्लाई करना है, तो टेम्पोरल ब्रांचेस ने सप्लाई करना है ऑरिकुलरिस सुपीरियर को, ऑरिकुलरिस एंटीरियर को, कोरोगेटर सुपरसलाई को, फ्रंटल वैली ऑफ ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटालिस को। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सुपीरियर ऑर्बिकुलरिस के सुपीरियर पार्ट को, जो ज़ाइगोमैटिक ब्रांचेस ने सप्लाई करना है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के इंफीरियर पार्ट को, और दूसरे फेशियल मसल्स को। जो बक्कल ब्रांच है, बक्कल ब्रांच ने मसल्स ऑफ अपर लिप को सप्लाई करना है और बक्सिनेटर को सप्लाई करना है। मसल्स ऑफ अपर लिप में स्पेसिफिकली सुपीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस, सुपीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस, और जो लिबेटर लिबाइस सुपीरियोरस है, इसका इंफीरियर पार्ट। जबकि मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, इसने सप्लाई करना है रिजोरियस को और मसल्स ऑफ लोअर लिप एंड चिन को। जो लास्ट ब्रांच आती है सर्वाइकल ब्रांच, इसने सप्लाई करना है प्लैटिज्मा को, और प्लैटिज्मा एक इंपॉर्टेंट मसल है, इसके फंक्शन हमने पहले आपको बताए थे। तो यहाँ पर जो नर्व आएगी वो होगी फेशियल नर्व। अगर फेशियल नर्व का पैरालिसिस देखने को मिलता हो, सॉरी, फेशियल नर्व की अगर लीजन हो तो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स का पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बंदे की स्माइल एसिमेट्रिकल होगी। जो पेशेंट होगा वो आई को क्लोज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल की पैरालिसिस हो गई है। इसके साथ वो फोरहेड में रिंकल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि फ्रंटालिस मसल इसकी पैरालिसिस हो गई है। स्माइल में एसिमेट्री देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि लेबियल, कॉमिशर और अपर लिप के पर बहुत सारे मसल्स होते हैं, रिजोरियस वगैरह, इन मसल्स की पैरालिसिस हो गई है। तो फिर इसकी वजह से स्माइल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ माउथ, जिसको मॉड्यूलस बोलते हैं, इस पर कौन कौन से मसल अटैच होते हैं। तो इस पर अटैच होते हैं ज़ाइगोमैटिकस मेजर, ज़ाइगोमैटिकस माइनर है, इसके साथ होता है बक्सिनेटर, प्लैटिज्मा अटैच होता है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस और रिजोरियस। तो ये मसल्स होते हैं जो किस पर अटैच होते हैं, असल में एंगल ऑफ माउथ या मॉड्यूलस पर। इसके बाद यहाँ पर और काम की बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब थर्ड MCQ, a 23-year-old man reports to physician due to shoulder weakness। कि शोल्डर में वीकनेस है और इंस्टेबिलिटी है। तो इंस्टेबिलिटी होने के बाद उसने देखा गया तो जो लेफ्ट शोल्डर था थोड़ा सा नीचे था राइट शोल्डर के, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मसला होगा एक्सेसरी नर्व का, जो शोल्डर की एलिवेशन कराता था। और जो शोल्डर की एलिवेशन कराने वाला मसल, उसका नाम बताया था आपको ट्रैपेजियस। कौन सा होता है, ट्रैपेजियस। तो इनके फंक्शन ट्रैपेजियस के और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो इनके फंक्शन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रैपेजियस, तो ट्रैपेजियस के अगर सुपीरियर फाइबर या डिसेंडिंग फाइबर काम करे तो वो स्कैपुला की एलिवेशन कराते हैं। ट्रांसवर्स फाइबर या मिडल फाइबर स्कैपुला की रिट्रैक्शन कराते हैं। जो उसके असेंडिंग या इंफीरियर फाइबर्स, इन्होंने स्कैपुला की डिप्रेशन करानी है। डिसेंडिंग और असेंडिंग फाइबर, इन दोनों ने अगर मिलकर काम करे तो फिर ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को ऊपर की तरफ रोटेट करके ये ओवरहेड एबडक्शन कराएंगे। अगर शोल्डर फिक्स हो तो एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन, अगर शोल्डर फिक्स हो तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन से नेक की एक्सटेंशन करेंगे। अगर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये लैटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक करेंगे। तो इसके इतने सारे फंक्शन होते हैं ट्रैपेजियस के। अब स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के फंक्शंस को देख लेते हैं। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के अगर हम बात करें स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के, कि अगर ये बायलैटरली काम करता है, बायलैटरल का मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर ये क्या क्या कर सकते हैं। अगर बायलैटरल हो तो फिर ये करवा सकते हैं। एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है, एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो एटलस के दरमियान होता है और एक्सेस के दरमियान होता है, एटलस के और एटलैंटो ऑक्सीपिटल। तो ये करा सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम की फ्लैक्शन करा सकते हैं। पूरी सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम की फ्लैक्शन कराने के बाद जो चिन होती है, जो मैंडिबल वाला एरिया है, वो मैनिब्रम को अप्रोच कर सकता है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी प्राइम मूवर है, लेकिन रेजिस्टेंस के खिलाफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। तो इसका पहला फंक्शन होगा फ्लैक्शन ऑफ इंटायर सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, जिसकी वजह से चेन मैनिब्रियम को अप्रोच करेगी। दूसरा, अगर ये एंटागोनिस्टली काम करे एक्सटेंसर्स ऑफ नेक के साथ, और नेक के एक्सटेंसर्स पीछे वाली मसल्स हो गए, डीप सर्वाइकल मसल्स हो गए, तो फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन क्या करा सकती है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक, जो लोअर नेक है उसकी फ्लैक्शन कराएगी।
जबकि अपर पार्ट ऑफ द नेक यानी कह सकते हैं अटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट यहाँ पे एक्सटेंशन कराएगी, यानी अपर नेक की एक्सटेंशन, लोअर नेक की फ्लेक्शन, जिसकी वजह से चिन तो प्रोट्रूड होगी लेकिन आपका हेड एक ही सेम लेवल पे रहेगा, हेड सेम लेवल पे रहेगा। दोबारा बता देता हूँ, पहला फंक्शन था कि ये पूरे एंटायर सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्शन करवा सकता है। दूसरा फंक्शन आपको मैंने यह बताया कि अगर ये एंटागोनिस्टली काम करे डीप सर्वाइकल मसल्स के साथ जो एक्सटेंसर्स होते हैं नेक के, तो ये लोअर पोर्शन ऑफ द नेक की फ्लेक्शन करा सकता है और ये अपर पोर्शन ऑफ द नेक की एक्सटेंशन कराएगा। इसको याद करने का तरीका ये है कि फ्लेक्शन में एल से मतलब लोअर नेक, तो ये लोअर नेक की फ्लेक्शन कराएगा। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो गए। इसके बाद अगर ये यूनिलैटरली अगर काम करता है यूनिलैटरली, तो इसके साथ यूनिलैटरली मतलब राइट साइड का या फिर लेफ्ट साइड का आइसोलेटेड, तो ये नेक की लैटरल फ्लेक्शन कराएगा, और इस तरह से होगा कि जो एयर होगा या फिर हेड होगा वो ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ अगर हेड एंड नेक फिक्स हो गए तो फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन होती है स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड की, तो वो क्लेविकल को और मैनिब्रियम को एलिवेट कर सकती है। इनके साथ एंटीरियर रिब्स यानी फर्स्ट सेकंड रिब्स अटैच होती है, तो फिर इनको भी एलिवेट कर सकती है। इनकी एलिवेशन की वजह से हम स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड को एसेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जो पंप हैंडल मूवमेंट कराएगा। तो यूनिलैटरल फंक्शन क्या हो गए, हेड को सेम साइड के ऊपर टिल्ट कराएगा और फेस को अपोजिट साइड पर, मैंने उल्टा बता दिया था, हेड को सेम साइड पर टिल्ट कराना और फेस को अपोजिट साइड के ऊपर। इसके साथ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन होती थी, मैंने आपको बताया था नेक की एक्सटेंशन एट एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसके साथ तमाम यानी पूरी सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्शन कराना, और अगर एंटागोनिस्टली काम करे किसके साथ, डीप सर्वाइकल मसल्स के साथ, तो ये लोअर पोर्शन ऑफ द नेक इसकी कराएगा फ्लेक्शन और अपर पोर्शन ऑफ द नेक इसकी कराएगा एक्सटेंशन। ये इसके फंक्शन हो गए। इसके साथ ही एसेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी है, जब ये काम करेगा जब फिक्स हो गए हेड एंड नेक मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम फिक्स होगा, तब ये क्लेविकल की, मैनुब्रियम की और रिब्स की एलिवेशन कराएगा, पंप हैंडल मूवमेंट भी करा सकता होता है। तो ये फंक्शन हो गया स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड के और ट्रेपेजियस के। अब यहाँ पे वो पूछता है कि एग्जामिनेशन में ये बताया गया कि जो पेशेंट है वो अपना लेफ्ट आर्म को एबडक्ट नहीं कर सकता हेड के ऊपर, यानी ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पा रही ट्रेपेजियस की वजह से। इसके साथ श्रगिंग यानी एलिवेशन भी नहीं हो पा रही। एलिवेशन कराना डिसेंडिंग या सुपीरियर फाइबर का काम था। तो फिर कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो ऑफ कोर्स एक्सेसरी नर्व होगी जिसमें ट्रेपेजियस को और स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड को सप्लाई करना था। जो एसिमेट्री थी शोल्डर की, उसका मतलब लेफ्ट ट्रेपेजियस के पैरालिसिस थी, और जो ट्रेपेजियस का एक्शन आपको बताया था स्कैपुला की एलिवेशन था, लैटरल रोटेशन ऑफ स्कैपुला था, ताकि ओवरहेड एबडक्शन मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एबडक्शन हो सके। अब यहाँ पे फेशियल नर्व ये भी लिखा हुआ है, लेकिन फेशियल नर्व यहाँ पे हो नहीं सकता। फेशियल नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से क्या होता है, फेशियल नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, वहाँ पे टेस्ट की सेंसेशन खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोडा टिम्पेनाई नर्व होती है। इसके साथ स्लाइवेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सबपेंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करने वाली नर्व होती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। इसके साथ ये भी हो सकता है कि जो यूनिलैटरल हमें फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलता है, क्योंकि मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इनके पैरालिसिस होगा। हाइपर एक्यूसिस क्यों, क्योंकि स्टेपिडियस की पैरालिसिस होगी। स्टेपिडियस का मेन फंक्शन यही होता है कि डैम्पन करना एक्सेसिव या इंटेंस साउंड वाइब्रेशन को। अगर स्टेपिडियस पैरालाइज हो जाएगा तो फिर छोटी सी या फिर मामूली सी साउंड भी हमें काफ़ी शार्प लगने लग जाएगी, कानों में चुभेगी। इसको बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस। उसके साथ डिस्फेजिया भी देखने को मिल सकता है। डिस्फेजिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कुछ सुप्राहायोइड मसल को भी सप्लाई करती है। कौन से, पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को और स्टाइलोहायोइड को। तो हमें डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक और स्टाइलोहायोइड इनके पैरालिसिस हो गई है। या हमें फेशियल पैरालिसिस क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का पैरालिसिस हो गया। हाइपर एक्यूसिस क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेपिडियस का पैरालिसिस हो गया है। इसके साथ हमें सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड इनकी सिक्रेशन भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। इसके साथ साथ लास्ट में एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पर टेस्ट सेंसेशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोडा टिम्पेनाई नर्व। एमसीक्यू नंबर 4 को देख लेते हैं। इसी एमसीक्यू में लिखा कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की भी हो सकते हैं, लेकिन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यहाँ पे शो नहीं करता, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल 9वीं 10वीं 11वीं एक ही फोरामेन से गुजरती है, उसको बोलते हैं जुगुलर फोरामेन। तो अगर जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम हो तो फिर 9वीं और 11वीं के भी हमें 9वीं या 10वीं के भी साइन सिम्टम देखने को मिल सकती है 11वीं के साथ। वेगस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वेगस के डैमेज हो जाने की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, बंदा स्पीच प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं डिस्फोनिया, स्वेलिंग नहीं कर सकता जिसको बोलते हैं डिस्फेजिया, क्योंकि इसके साथ गैग रिफ्लेक्स होगा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका इफरेंट लिम्ब होता है वो भी यही होता है। इसके साथ
पैलेटल, फेरेंजियल और लैरेंजियल मस्कुलेचर, इनकी पैरालिसिस देखने को मिलती है। इनके पैरालिसिस तो फिर वेगस नर्व के लिए इनकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा, दोबारा बता देता हूँ। स्पीच डिसऑर्डर, डिस्फोनिया बोलते हैं, डिस्फेजिया देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो गैग रिफ्लेक्स है वो हमें नहीं देखने को मिलता। जो पैरालिसिस देखने को मिलती है पैलेटल यानी सॉफ्ट पैलेट के मसल्स के, लैरिंक्स के मसल्स की और फेरिंक्स के मसल्स की, ये भी देखने को मिलती हैं। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ एमसीक्यू के। फोर्थ एमसीक्यू में यह बताता है कि एक 10 साल का लड़का था जिसने सर्जरी कराई, और सर्जरी भी किसकी कराई, पैलेटाइन टॉन्सिल की कराई। अब टॉन्सिलेक्टमी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स आते हैं। जो टॉन्सिलेक्टमी का मतलब पैलेटाइन टॉन्सिल्स को निकाल देना, स्पेसिफिकली टॉन्सिल की बात करते हैं हम। तो टॉन्सिलेक्टमी में जो ब्लीडिंग होती है ज़्यादा, तो वो किस वेसल की वजह से होती है, एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन, और उसके बाद जो वेसल्स होती है टॉन्सिलर आर्टरी। तो पहले एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन, दूसरा होगा टॉन्सिलर आर्टरी। इसके साथ साथ जो टॉन्सिल की लैटरल वाल होती है, टॉन्सिल की लैटरल वाल में दो नर्व्स पड़ी होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और इंटरनल कैरोटिड, सॉरी एक नर्व और एक आर्टरी, एक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इन आर्टरी के या नर्व के डैमेज हो जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं टॉन्सिल्स के सर्जिकल रिमूवल में। इसके साथ जो टॉन्सिल जिस फोसा के अंदर पड़े होते हैं उसको बोलते हैं टॉन्सिलर साइनस या टॉन्सिलर फोसा। इसके एंटीरियरली पैलेटोग्लॉसल और पोस्टीरियरली पैलेटोफेरेंजियल आर्चेस देखने को मिलती है। इसका जो बेड होता है जिसके अंदर टॉन्सिल लेटा हुआ होता है वो दो आर्चेस के दरमियान में होता है, और टॉन्सिलर बेड को बनाने वाला सुपीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर और फेरेंजो बेसिलर फेशिया होगा, फेरेंजो बेसिलर फेशिया। चलो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था इसके लैटरल वाल में एक नर्व और एक आर्टरी होती है। आर्टरी कौन सी बताई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और नर्व बताई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो जो नर्व डैमेज होगी टॉन्सिलेक्टमी में वो होगा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल रही है कि इसका गैग रिफ्लेक्स खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स का एफरेंट वाला पार्ट या एफरेंट लिम्ब बनाता है ग्लॉसोफेरेंजियल, जबकि एफरेंट में 9वीं 10वीं दोनों आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा पार्ट 10वीं का ही आएगा। इसके साथ वो कहता है कि जो टेस्ट सेंसेशन एबनॉर्मल थी बैक ऑफ ओरल कैविटी यानी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, वहाँ की टेस्ट सेंसेशन किसने लेनी है, ग्लॉसोफेरेंजियल ने। जो सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन थी वो सिमेट्रिकल थी, मतलब यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वेगस नर्व इंटैक्ट है। तो फिर कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होगी, तो फिर आपको बताया ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। असल में ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पूरी नहीं होती बल्कि इसकी लिंगुअल और टॉन्सिलर ब्रांचेस होती है ग्लॉसोफेरेंजियल की, वो टॉन्सिलर बेड के अंदर होती है। कौन सी ब्रांचेस होती है, लिंगुअल एंड टॉन्सिलर ब्रांचेस। टॉन्सिलर ब्रांचेस ने बनाना है असल में टॉन्सिलर प्लेक्सस, उसी टॉन्सिलर प्लेक्सस ने टॉन्सिल्स को सप्लाई करना है। तो इस टॉन्सिलर बेड में लिंगुअल और टॉन्सिलर ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। जब टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म की जाती है तो फिर ये ब्रांचेस के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये अगर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाए तो टेस्ट की सेंसेशन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में और फेरिंग्स में नहीं देखने को मिलती, लेकिन नेजोफेरिंक्स के सुपीरियर और एंटीरियर सरफेस पर इंटैक्ट रहती है, क्योंकि वहाँ पे कैरी करने वाली मैक्सिलरी नर्व होती है। गैग रिफ्लेक्स का एफरेंट लिम्ब होता है ग्लॉसोफेरेंजियल, तो वो भी हमें एब्सेंट मिलेगा। बाकी यहाँ पर और काम की चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 के लेफ्ट थर्ड मैंडिबुलर टीथ को, थर्ड मोलर टीथ को विजडम टीथ भी बोलते हैं या फिर अक्ल दाढ़ बोलते हैं उर्दू में। इसकी वजह से पेशेंट को नंबनेस हुई है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में। तो फिर कौन सी नर्व डैमेज होगी, लिंगुअल नर्व भी ऐसी नर्व होती है जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनाती है मोलर या विजडम टीथ के साथ। तो जो नर्व डैमेज होगी इस टीथ के रिमूवल में उसको बोलते हैं लिंगुअल नर्व, और लिंगुअल नर्व मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं इसके पोस्टीरियर ट्रंक से निकलती है लिंगुअल नर्व। ये लिंगुअल नर्व फोरामिन ओवेल से निकलती है असल में, और वहाँ पे जाती है इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाने के बाद फिर ये टंग के पास जाएगी। टंग में एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करेगी, इसके साथ फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी को सप्लाई करेगी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। और ये वो वाहिद नर्व होती है जो थर्ड मैंडिबुलर मोलर टीथ के इम्पैक्शन की वजह से डैमेज हो जाती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा लिंगुअल नर्व होगा, लिंगुअल नर्व। आगे बताता है कॉर्डा टिम्पनाई नहीं होगा। कॉर्डा टिम्पनाई ने असल में वैसे लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करना होगा, लेकिन कॉर्डा टिम्पनाई ने लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करना है इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आके ज्वाइन करना होगा। कॉर्डा टिम्पनाई नर्व में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, टेस्ट फाइबर होते हैं एंटीरियर 2/3 टंग के लिए, इसके साथ प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के लिए, ताकि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करे। ठीक हो गया, ये भी हो जाएगा। इसके बाद बताते हैं नर्व माइलोहाइट नर्व किस नर्व की ब्रांच होती है। माइलोहाइट नर्व असल में इंफीरियर एल्वियुलर नर्व की ब्रांच होती है, जिसने एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई करना है, और किसको सप्लाई करना है, माइलोहाइट मसल को, एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को और माइलोहाइट को। तो ये निकलती है इंफीरियर एल्वियुलर नर्व से।
के बाद बताता है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व। जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ये भी मैंडिबुलर डिवीजन से निकलेगी, इसके स्पेसिफिकली पोस्टीरियर ट्रंक से। फिर ये मैंडिबुलर फोरामिन में जाएगी जो कि मैंडिबुलर किनार में ओपनिंग होती है। किसको सप्लाई करना है? लोअर टीथ को, मतलब मैंडिबुलर टीथ को पेरिओस्टियम को सप्लाई करना है, जिंजिवा को सप्लाई करना है मैंडिबल के। यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, उसको इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है, उसको बोलती है मेंटल नर्व। वो मेंटल नर्व ने सप्लाई करना है स्किन एंड म्यूकोजा ऑफ लोअर लिप एंड चिन। तो चिन और लोअर लिप का जो म्यूकोजा है इसको सप्लाई करने वाली मेंटल नर्व, जो असल में इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व की टर्मिनल ब्रांच होती है। लास्ट में बताता है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल की भी लिंगुअल ब्रांच होती है, लेकिन ये लिंगुअल ब्रांच होती है ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग की जनरल सेंसेशन और स्पेशल सेंसेशन को कैरी करती है, स्पेसिफिकली टेस्ट वाली से। और इसके साथ यहाँ पर ग्लोसोफेरेंजियल टॉन्सिलर ब्रांच में देती है जो कि सप्लाई करती है ओरोफेरिंक्स के म्यूकोजा को, और पैलेटाइन टॉन्सिल को भी सप्लाई करती है। कैसे करती है? पहले ये टॉन्सिलर प्लेक्सस बनाती है। तो यहाँ पर फेवरेट ऑप्शन, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा लिंगुअल नर्व। अब है 6th MCQ। 6th MCQ में बताता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी या मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से पैरोक्सिमल पेन हमें देखने को मिल रहा है मैंडिबल में, स्पेसिफिकली लोअर लिप में, मैंडिबुलर टीथ में पेन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का कोई केस होगा, स्पेसिफिकली मैंडिबुलर डिवीजन की वजह से। तो फिर कौन सी नर्व होगी? यहाँ पे बता दिया मैंने। तो ये होगी 3rd डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर नर्व गया। और मैंडिबुलर नर्व ने स्किन ऑफ लोअर लिप को सप्लाई करना है। स्किन ऑफ लोअर लिप को सप्लाई कैसे होगा? मैंने आपको बताया था, लोअर लिप और चिन को सप्लाई करने वाली मेंटल नर्व होती है जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व के टर्मिनल ब्रांच। चीक को सप्लाई करना होता है कुछ पार्ट, और इसके साथ एंटीरियर ओरिकल का भी कुछ पार्ट है, वहाँ पे ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व के जरिए आता है और लैटरल स्काल्प भी आता होता है। ये नर्व, ये ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व के जरिए सप्लाई होती है। असल में जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व 3 में डिवाइड होती है, ऑप्थेल्मिक में, मैक्सिलरी में और मैंडिबुलर में। ऑप्थेल्मिक ने LFT में डिवाइड होना होता है, जबकि मैक्सिलरी ने 10 मजीद ब्रांचेस देनी होती हैं। उन 10 ब्रांचेस के नाम पहले आपको सुना देता हूँ, बड़े बहुत सारे लंबे है। सबसे पहले जो ब्रांच होती है वो मेनिंजियल ब्रांच होती है। मेनिंजियल ब्रांच का मतलब जिसने मेनिंजिस को सप्लाई करना है, तो मेनिंजियल ब्रांच होगी। इसके बाद जो होगी जाइगोमैटिक नर्व। जाइगोमैटिक से मजीद 2 ब्रांचेस निकलती है, जाइगोमैटिक फेशियल, जाइगोमैटिक टेम्पोरल। जाइगोमैटिक टेम्पोरल से एक और ब्रांच निकलती है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू लैक्रिमल नर्व। फिर इसके बाद यहाँ पे सेंसिटिव ब्रांचेस जाती है जिसने गैंग्लिया को सप्लाई करना है। कौन सी गैंग्लिया? टिराइकोपैलेटिन गैंग्लिया उनको। फिर इसने सप्लाई करना है मैक्सिलरी मोलर टीथ को, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर वाले को, तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। फिर इंफ्राऑर्बिटल नर्व आएगी जिसमें से निकलेगा एंटीरियर और मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर, जिन्होंने इंसाइजर किनाइन को सप्लाई करना है। सुपीरियर लेबियल, जिन्होंने लिप्स को सप्लाई करना है। सुपीरियर लिप को। इंफीरियर पाल्पेब्रल, जिन्होंने इंफीरियर आईलिड को सप्लाई करना है। एक्सटर्नल नेजल, जिसने सप्लाई करना है नोज के डॉर्सम को। ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, जिसने पैलेट को सप्लाई करना है, वहां से निकलती है पोस्टीरियर इंफीरियर लैटरल नेजल, पोस्टीरियर इंफीरियर लैटरल नेजल नर्व। फिर लेजर पैलेटाइन नर्व होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर लैटरल नेजल नर्व होती है, नेजो पैलेटाइन और फेरेंजियल नर्व। जबकि मैंडिबुलर का आपको बताया था कि मैंडिबुलर नर्व के 3 पार्ट होते हैं, एक मेन बॉडी, उसके बाद एंटीरियर ट्रंक, उसके बाद पोस्टीरियर ट्रंक। जो मेन पार्ट है उसकी निकलती है मेनिंजियल ब्रांच, जिसको बोलते हैं नर्वस स्पाइनोसस, क्योंकि इसने फोरामिन स्पाइनोजम से गुजरना है। इसके बाद जो ब्रांच होगी उसको बोलेंगे नर्व टू मिडल टाराकाइड, जिससे टेंसर टिम्पेनाई और टेंसर विलाई पैलेटिना को सप्लाई करना है। इसके बाद बक्कल नर्व होती है, एंटीरियर ट्रंक से निकलती है, और मसल मास्टिकेशन को सप्लाई करने वाली नर्व टेम्पोरालिस मैसेटर और लैटरल टेराकाइड को सप्लाई करने वाली। इसके बाद जो नर्व आती हैं वो है पोस्टीरियर ट्रंक की नर्व्स, और पोस्टीरियर ट्रंक से जो नर्व्स निकलती है, लिंगुअल नर्व निकलती है, इन्फीरियर एल्वियोलर निकलती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व निकलती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। जो ऑप्थेल्मिक नर्व है, ऑप्थेल्मिक नर्व ने सप्लाई किन किन एरिया को करना है? ऑप्थेल्मिक नर्व ने सप्लाई करना है स्किन ऑफ अपर आईलिड को सप्लाई करना है, एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज को सप्लाई करना है, फोरहेड को सप्लाई करना है और एंटीरियर स्काल को सप्लाई करना है। जबकि सेकंड डिवीजन मैक्सिलरी ने सप्लाई करना है लोअर आईलिड को, चीक को, अपर लिप को, अपर टीथ को, उनके गम्स को, मैक्सिलरी साइनस को और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ नोज। जबकि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नोज को सप्लाई करने वाली नर्व है ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व। तो ये MCQ का आंसर होगा 3rd डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। इसके बाद देख लेते हैं 7th MCQ के 45-year-old मैन गोज टू द फिजिशियन कंप्लेनिंग ऑफ हैविंग ट्रबल विद स्पीच। स्पीच में मसला है डिसआर्थरिया और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, फेसिकुलेशन हो रही है टंग के मसल्स में। तो फिर टंग के मसल को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी होती है? हाइपोग्लोसल नर्व। लेकिन एक मसल ऐसा था जो हाइपोग्लोसल नर्व से इनर्वेशन नहीं लेगा, वो था पैलेटोग्लोसस। मैंने आपको कहा था पैलेटोग्लोसस ये वाहिद मसल है जो सॉफ्ट पैलेट का भी होगा और टंग का भी होगा, और ये वहाँ से लेगा फेरेंजियल प्लेक्सस से। इसके साथ देखते हैं जो टंग होगा राइट साइड पर डेविएट करेगी, या मैंने कहा था कि यहाँ पे इप्सिलैटरल डेविएशन देखने को मिलती है। जहाँ पे डेविएट होगा उसी साइड की नर्व डैमेज होगी, मतलब अगर राइट पे डेविएट होता है टंग तो फिर राइट साइड की नर्व डैमेज होगी। और नर्व कौन सी डैमेज हो जानी चाहिए? राइट ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, राइट ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरेंजियल ने टंग के तमाम मसल को सप्लाई करना है सिवाय एक मसल के, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? स्प्लैटोग्लोसस।
और टंग के दो टाइप के मसल्स होते हैं। कुछ ऐसे मसल जिसने टंग की शेप को चेंज करना है या फिर कंट्रोल करना है, उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल में कौन कौन से आती है मसल, इसको देख लेते हैं। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। वर्टिकल का मेन फंक्शन होता है टंग को ब्रॉड करना और फ्लैटन करना, जबकि ट्रांसवर्स वाले का फंक्शन होता है टंग को नैरो और इलोंगेट करना। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है कि कॉन्वेक्स कर्व बनाना, मतलब कर्व मतलब टंग को नीचे की तरफ खींचना, जबकि सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल का फंक्शन होता है टंग को ऊपर की तरफ खींचना। जीनियोग्लॉसस का मेन फंक्शन है डिप्रेशन कराना और कॉन्ट्रोलैटरल डेविएशन कराना। हायोग्लॉसस का मेन फंक्शन भी डिप्रेशन होता है। जो स्टाइलोग्लॉसिस है इसका फंक्शन होता है रिट्रोइयन, जबकि प्लेटोग्लॉसिस का फंक्शन होता है एलिवेशन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। तो ये आपको फंक्शन भी मैंने बता दिए। अब हम देख लेते हैं MCQ नंबर 8 कि 18-year-old male skier is brought to the emergency after a high-speed collision with a tree. His forehead absorbed much of the impact, resulting in multiple fracture, laceration. यहाँ पे क्लियर नेजल डिस्चार्ज पॉजिटिव कौन सी क्लियर नेजल डैमेज होने के चांसेस है, तो देखना कि फोरहेड एब्जॉर्ब हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर है और नेजल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। मतलब नेजल कैविटी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर हुआ होगा। स्पेसिफिकली एक नर्व होती है जिसने क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर फोरामिना होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म फोरामिना। तो क्रिब्रिफॉर्म फोरामिना से गुजरना होता है, वो असल में ऑल्फैक्टरी सेल्स के एक्सॉन्स होते हैं। और जो नर्व डैमेज होगी उसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, ऑल्फैक्टरी नर्व। तो जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है ये किस बोन का पार्ट होती है कि एथमॉइड बोन का। ये नेजल कैविटी को सेपरेट करती है एंटीरियर क्रेनियल फॉसा से। वो इसी क्लिनिकल केस में डैमेज हो गया, फ्रैक्चर हो गया। जब उसका फ्रैक्चर हो गया तो फिर CSF यहाँ से निकलेगा, नोज से डिस्चार्ज होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं CSF रिनोरिया। मतलब डिस्चार्ज ऑफ CSF फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड CSF रिनोरिया। और ये जब भी होगा जब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन ये फ्रैक्चर हो जाएगी, ये फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इस तरह। और जब ऑल्फैक्टरी नर्व अगर डैमेज होती है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिलती है। इस कंडीशन को बोलती है एनोस्मिया। और इसके साथ जो टेस्ट की सेंसेशन ये भी खराब हो जाती है, क्योंकि असल में जो टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है फूड का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मेल पर। इसके बाद ऑप्शन देता है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व का अगर डैमेज हो जाए तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है फिर हमें इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। ठीक हो गया। अगर एब्ड्यूसर नर्व का डैमेज हो तो एब्ड्यूसर नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से इप्सिलैटरल पैरालिसिस देखने को मिलती है लैटरल रेक्टस मसल की। फिर और अगर लैटरल रेक्टस अगर डैमेज हो गया, सॉरी पैरालिसिस होगी, तो फिर डिप्लोपिया होगा लैटरल गेज में। ठीक हो गया। और जो इप्सिलैटरल आई होगी वो किस पोजीशन में चली जाएगी, एडक्टेड पोजीशन में, क्योंकि अनअपोज्ड मीडियल रेक्टस था। इसकी वजह से जो एब्ड्यूसर नर्व है ये वाहिद क्रेनियल नर्व है जिसका लॉन्ग इंट्राड्यूरल कोर्स होता है। यानी एब्ड्यूसर नर्व ये वाहिद इंट्राक्रेनियल नर्व है जिसका इंट्राड्यूरल कोर्स सबसे लंबा होता है। तो ये आपने रट्टा मारना है। जबकि ट्रोक्लियर नर्व का जो कोर्स, कौन सा कोर्स ज़्यादा बड़ा होता है, मैं इसको वेरीफाई करके बता दूँ। तो जो ट्रोक्लियर है इसका सबसे ज़्यादा इंट्राक्रेनियल कोर्स ज़्यादा होता है, यानी सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर ज़्यादा कोर्स होता है, लेकिन एब्ड्यूसन का इंट्राड्यूरल कोर्स